हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर ज़ाडा 24/7। माई सेल्फ हर्षप्रीत कौर, योर फिजिक्स एजुकेटर। सो आज का चैलेंज लिया है हमने, दैट इज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म को। पूरी कोशिश है कि विद इन 24 मिनट्स हम खत्म कर लें। ये वाले नोट्स बेटा जरूर से अपने कंप्लीट कर लीजिएगा। बहुत ही मेहनत से आपके लिए ये माइंड मैप बनाया गया है। एंड फिर से बोलेंगे आपको, आपके नीट एग्जाम की कसम, अगले 24 मिनट तक आप कहीं नहीं हिलेंगे। अगर आप सच में चाहते हैं एक्सेल करना तो आप ये पूरा कंप्लीट चैप्टर मैम के साथ अच्छे से रिवाइज करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, फॉर्मूलाज, कॉन्सेप्ट्स इसमें कवर किए गए हैं। सो लेट अस बिगिन विद नो मोर डिलेज। सो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो बेटा मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में आता है, दैट इज बायो-सेवर्ट्स लॉ। हमें पता है जब आपके चार्जेस मूव करना स्टार्ट करते हैं, करंट बनता है, तो उस करंट कैरिंग वायर के आसपास बेटा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो उस एक छोटू से एलिमेंट की वजह से अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं किसी पी पॉइंट पर, तो बेटा आपने फॉर्मूला पढ़ा था दैट छोटू सी मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, जहां पे थीटा रहता था एंगल बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड द पोजीशन वेक्टर। बेटा एक चीज याद रखिएगा, ये जो करंट एलिमेंट होता है ये स्केलर नहीं, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब यहां पर म्यू नॉट बटा 4 पाई यानी कि मैग्नेटिक परमेबिलिटी डिवाइडेड बाय 4 पाई की बेटा एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है जो आपको याद रखनी है, दैट इज 10 रेज टू द पावर -7। वेक्टर फॉर्म में बेटा आप इसको डीबी वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, म्यू नॉट बटा 4 पाई आई डीएल क्रॉस ऑफ आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर का क्यूब। बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो आपके पास बेसिकली डीएल वेक्टर के पास कौन सी डायरेक्शन होती है, सेम वही डायरेक्शन जो आपके पास करंट की डायरेक्शन है। सो डीबी जो है बेटा डीएल के भी परपेंडिकुलर रहता है और डीबी जो है वो आर वेक्टर के भी परपेंडिकुलर रहता है। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी याद हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि इस रूल को हम क्या कहते थे, जिसमें हम राइट हैंड के थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट अलाइन करते थे, अपने फिंगर्स को कर्ल करते थे टुवर्ड्स दैट पॉइंट या फिर ओपन करते थे टुवर्ड्स दैट पॉइंट जहां पर आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, और आपका जो पाम है, आपकी जो हथेली है, वो बेटा उसके परपेंडिकुलर आपके पास डायरेक्शन निकल के आती थी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। तो बेटा अगर हम यहां पर वही सेम रूल लगाएं जो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे हैं, बेटा दैट इज बेसिकली कमिंग टू बी इनवर्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा आ रहा है, इनवर्ड आ रहा है। उसके बाद हमारे पास बायो-सेवर्ट्स लॉ की मल्टीपल एप्लीकेशंस को हम डिस्कस करते हैं। बेटा अगर हम सर्कुलर करंट कैरिंग वायर की वजह से सेंटर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने चलते थे, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला मैंने आपको सर्कल की पूरी फैमिली के लिए बता रखा है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला कहता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर इनटू एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इन रेडियंस। बेटा अगर हम सर्कल की बात करें तो पूरा कंप्लीट एंगल, ये करंट कैरिंग वायर कितना सबटेंड कर रही है सेंटर पे, दैट इज 2 पाई। ठीक है, दैट इज कंप्लीटली 360 डिग्री, जिसको हम रेडियंस में क्या लिखते हैं, 2 पाई लिखते हैं। सो फाइनली बेटा सर्कल के लिए ये एंगल 2 पाई हो जाएगा, अगर सेमी सर्कल होगा तो यही एंगल पाई हो जाएगा। और अगर इन जनरल बेटा आपको एक आर्क लेंथ दे रखा है एल और आपको थीटा की वैल्यू जाननी है, तो हमने 11वीं कक्षा में ये रिलेशन पढ़ा था दैट थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। तो उससे भी आप जनरल फॉर्मूला यहां पर सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की एट सम सी पॉइंट। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर की अगर हम बात करें, बेटा ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो करंट इसमें जा रहा है। अब लेट अस सपोज मैं मान के चल रही हूं मुझे ना इस स्ट्रेट वायर के एंड पॉइंट्स दिख रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, बोलो यार फटाफट से, मुझे इस स्ट्रेट वायर के एंड पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। बेटा इन एंड पॉइंट से उस पॉइंट पी पर मैं एंगल सबटेंड करती हूं जहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या निकल के आता था, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा। अगर यही वायर इनफाइनाइट बन जाती थी तो बेटा उस केस में थीटा 1 एंड थीटा 2 की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती थी और आपके पास फॉर्मूला निकल के आता था म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। और अगर सेमी इनफाइनाइट वायर का केस पढ़ोगे तो उस केस में एक एंगल 90 और दूसरा एंगल बेटा आपके पास होता था 0 डिग्री, अगर जो पॉइंट पी है वो एक एंड के बिल्कुल सामने है और दूसरा एंड बेटा कहां पर है, इंफिनिटी पर है। उस केस में आपके पास वैल्यू हो जाती थी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर। एंड अगेन बेटा यूजिंग द राइट हैंड रूल आप फाइंड कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहां तक एकदम सब कुछ फील हो रहा है, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, एकदम कलरफुल वाली दुनिया में जा चुके हो फिजिक्स के, तो मेक श्योर दैट यू आर लाइकिंग दिस वीडियो एंड शेयरिंग दिस वीडियो एज वेल। नेक्स्ट आगे चलते हैं।
अब हम बात करेंगे कि अगर हमने वायर को, AB वायर को क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया है और हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है फ्रॉम द पॉइंट P, बेटा उस केस में आप ध्यान से देखेंगे ये वायर अगर मैं मान के चल रही हूं यहां पर कंप्लीट हो चुकी है और मैंने इसको एक्सटेंड किया है, तो पॉइंट P पर बेटा जो बीटा एंगल है वो इस पॉइंट से नीचे आ रहा है, इसलिए बेटा हमने बीटा एंगल के सामने क्या लिया है, नेगेटिव का साइन लिया है, बस इतना समझ के चलना। नेक्स्ट, अगर हमारे पास कुछ इस तरीके का केस है, आपके पास एक वायर है और उस वायर के सेम डायरेक्शन में ही, उस वायर पर ही कहीं पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा बेटा, आपके पास अगर करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री हो जाए तो बायो-सेवर्ट्स लॉ में बेटा साइन ऑफ 0 और साइन ऑफ 180 दोनों ही 0 हो जाता है, तो उसके चलते आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी क्या आती है, 0 निकल के आती है। सो मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों पॉइंट्स पे क्या बन जाएगा बेटा जी, 0 बन जाएगा। आई होप यहां तक सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया है। फिर हम आगे चलते हैं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ पॉलीगन डिस्कस करते हैं। अब पॉलीगन में डिफरेंट डिफरेंट शेप्स आ जाएंगी, ठीक है, इसमें आप हेक्सागन भी ले सकते हैं, इसमें आप पेंटागन भी ले सकते हैं, तो मैं जनरल फॉर्मूला आपको बताऊंगी, वो आप एप्लीकेबल कर सकते हैं ऑन वैरायटी ऑफ शेप्स, ठीक है। सो पॉलीगन के लिए जनरल फॉर्मूला क्या रहता है बेटा, अगर आई करंट दौड़ रहा है और साइड किसके बराबर है, एल के बराबर है, बेटा आपके पास ये डिस्टेंस कितने के बराबर है, आर के बराबर है, तो फॉर्मूला कहता है अगर आपको सेंटर पर ए पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, म्यू नॉट एन इंटू आई डिवाइडेड बाय पाई एल, जहां पे एन क्या बेटा, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन, ठीक है, tan ऑफ पाई डिवाइडेड बाय एन, साइन ऑफ पाई डिवाइडेड बाय एन। फर्दर बेटा इसी में अगर मैं हेक्सागन का केस लेती हूं और हेक्सागन के केस में मैं कंसिडर करके चलती हूं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हेक्सागन, सो बेटा सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3 टाइम्स म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय पाई एल। यहीं पर अगर मैं स्क्वायर का केस लेकर चलती हूं तो फॉर्मूला विल बी चेंजिंग अकॉर्डिंगली, बेटा अंडर रूट 3 की जगह क्या आ जाएगा, 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखिए, उसमें आप हेक्सागन, पेंटागन, है ना, स्क्वायर, इन शेप्स के लिए बेटा एन की वैल्यू को वेरी करते जाइए, ठीक है जी। नेक्स्ट, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्क्वायर ही निकालना है, बट यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है बेटा, दैट ये फॉर्मूला हमारे पास यही आ रहा है, ठीक है, बट अगर मैं तुमसे बोलूं कि टोटल लेंथ एल को बेंट किया गया है एज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ईच ऑफ द साइड हैविंग द लेंथ एल बाय 3, यानी कि अगर हमारे पास स्टैंडर्ड केस है जिसमें हर एक साइड की लेंथ एल के बराबर है, तो मैग्नेटिक फील्ड एन, मैग्नेटिक फील्ड कितना आ रहा है बेटा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय पाई एल, ये तो सब में ही आ रहा है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय पाई एल। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो आगे 9/2 आ जाएगा, अगर स्क्वायर है तो आगे 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा, अगर हेक्सागन है तो आगे अंडर रूट 3 आ जाएगा। बट अगर आपके पास कुछ ऐसा केस आ जाए कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, बट ये जो कंप्लीट लेंथ है, एक साइड की लेंथ एल नहीं है, पूरी तीनों साइड को मिलाकर बेटा जो लेंथ है वो क्या बन रही है, एल बन रही है, तो एक साइड की लेंथ कितनी हुई, एल बाय 3 हुई, तो बेटा अकॉर्डिंगली हम इसी फॉर्मूला को बेटा क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। यहाँ पे एल की जगह अगर मैं एल बाय 3 डाल रही हूँ तो ऊपर 3 चला जाएगा, तो बेटा आएगा 27/2 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय पाई एल। आई होप दिस थिंग इज क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मेक अ रेड हार्ट इन द चैट बॉक्स अगर मजा आ रहा है, एकदम से सारे फॉर्मूलाज क्रिस्टल क्लियर होते जा रहे हैं। नेक्स्ट बेटा आगे चलेंगे, न्यूट्रल पॉइंट्स फाइंड करने की बात करेंगे। न्यूट्रल पॉइंट्स क्या होते हैं, जहां पर ओवरऑल अपने पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, 0 है। इस केस में मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रही हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज अगर मैं बात कर रही हूँ कि आपके पास दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स हैं, I1 एंड I2। बेटा अगर हम पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स की बात करते हैं तो आपके पास जो न्यूट्रल पॉइंट बनता है वो कहीं एन पॉइंट पर बनता है। अगर मैं बोलूं करंट I1 जिसमें फ्लो कर रहा है उस वायर से इसका डिस्टेंस x है, टोटल डिस्टेंस बिटवीन द टू वायर्स r है, बेटा दिस डिस्टेंस विल बी व्हाट, r माइनस x। तो बेटा जी x की वैल्यू होगी जिस वायर से हमने वैल्यू ली है I1 इंटू आर, I1 इंटू आर, क्योंकि मैंने करंट I1 को बढ़ा लिया है एज कंपेरेटिव टू I2, तो बेटा x में ऊपर क्या आएगा, I1 आएगा। I1 into the distance between the two wires divided by the total current, divided by the total current। अगर आपको y distance निकालना है which is nothing else but r minus x, तो बेटा ऊपर क्या लिख दोगे, I2 लिख दोगे। जिससे डिस्टेंस निकाल रहे हो उसका करंट ऊपर आएगा, I2 into r divided by I1 plus of I2। वहीं पर अगर आपके पास एंटी पैरेलल करंट का केस आता है, वो पैरेलल का था, ये एंटी पैरेलल का था। एंटी पैरेलल करंट के केस में बेटा जो आपको न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा वो मिलेगा आउटसाइड, ठीक है, बाहर की तरफ मिलेगा। और अगेन यहां पर भी कंडीशन क्या है बेटा, I1 इज ग्रेटर देन I2। सो आपके पास जो छोटा करंट है
उसी की बाहर वाली साइड बेटा आपको न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, और यहां पर एक्स लेंथ कितना होगा, उस वायर से डिस्टेंस ऑफ द न्यूट्रल पॉइंट जिसका करंट ज्यादा है कितना होगा, I1 इंटू आर डिवाइडेड बाय I1 माइनस ऑफ I2। I1 माइनस ऑफ I2 क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज एंटी पैरेलल करंट से, इसलिए बेटा बीच में क्या आएगा, एक नेगेटिव का साइन आएगा। सो आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट हम चलते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर के केस पे। अभी हमने पैरेलल लिया, एंटी पैरेलल लिया, अगर हमारे पास परपेंडिकुलर करंट्स है बेटा, उस केस में ये पूरी जो लाइन ओपी है इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड एट ईच एंड एवरी पॉइंट विल बी जीरो। आप फाइंड कर लीजिएगा, आपके पास जीरो ही आएगा, ये हमने आपको बता दिया है शॉर्टकट। चलिए आगे बात करते हैं वायर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब वायर परपेंडिकुलर टू द प्लेन का मतलब क्या है, लेट अस सपोज दैट ये हमारे पास कोई प्लेन है, ठीक है। अब बेटा वायर परपेंडिकुलर टू द प्लेन का मतलब क्या है कि वायर जिसमें करंट दौड़ रहा है वो इसके आर पार जा रही है। अब परपेंडिकुलर के केस में फर्दर मैंने यहां पर लिया है कि वायर में जो करंट है बेटा वो कैसे आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है। तो अपने राइट हैंड के थंब को अगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट निकालोगे, तो अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करोगे, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा, ठीक है। करंट इज डायरेक्टेड इनटू द प्लेन, तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा एंटी क्लॉकवाइज। अगर करंट इनवर्ड जा रहा है आपके पास, तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी बेटा, क्लॉकवाइज आएगी। डायरेक्शन ऑफ द फील्ड आई होप आप फाइंड कर लेंगे, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। फॉर्मूला वही सेम चलेगा बेटा, आपके पास म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, क्योंकि हम इस वायर को क्या लेकर चल रहे हैं कि ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, ठीक है जी। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर। लेट्स मूव फॉरवर्ड to the concept of neutral points only, but for the case of perpendicular wires, ठीक है। perpendicular wires हैं बेटा, दोनों वायर में करंट कैसा आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है, I1 is greater than I2, न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा यहां पर आपको। द डिस्टेंस ऑफ द न्यूट्रल पॉइंट फ्रॉम I2 इज बेसिकली x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब परपेंडिकुलर वायर्स का केस होता है तो बेटा रिवर्स होता है, x डिस्टेंस आपका I2 से है बट ऊपर I1 आएगा। ध्यान दीजिएगा मेरी बात, जब इन द प्लेन वायर है तो आपके पास जब आपको डिस्टेंस निकालना है तो सेम उसी वायर से कितना डिस्टेंस है आप उसका करंट उठाते हैं न्यूमरेटर में। बट जब परपेंडिकुलर वायर का केस है, जब वायर परपेंडिकुलर है टू द प्लेन, उस केस में आप वो करंट उठाते हैं बेटा जो इस डिस्टेंस के ऑपोजिट वाला होता है। यानी कि x डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो करंट I1 उठाएंगे, ठीक है। नीचे सेम आएगा I1 प्लस ऑफ I2, ठीक है, नीचे सेम आएगा I1 प्लस ऑफ I2। अब ग्राफ्स देखेंगे, I अगर बाहर जा रहा है, I इज गोइंग आउट द प्लेन, तो बेटा आपके पास I1 अगर ग्रेटर देन I2 है तो आपके पास कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। अगर आपके पास I इनटू द प्लेन है तो आपके पास फिर से वही केस बेटा, I2 बड़ा है अगर I1 से, तो आपके पास कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। इन ग्राफ्स को याद कर लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं, अगर आप इनको अपने नोट्स में कंप्लीट कर लेंगे तो फॉर श्योर बेटा आपकी कभी कोई गलती नहीं हो पाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर रिंग एंड फील्ड एट द एक्सिस ऑफ द रिंग। अब अगर हमारे पास एक रिंग है जिसका रेडियस कैपिटल आर है और सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर पी पॉइंट पर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहती हूं, तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी म्यू नॉट आई आर का स्क्वायर, कैपिटल R is the radius, into n divided by 2x का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर होल रेज टू द पावर 3/2। बेटा यहाँ पे x is the distance of that point on the axis जहां पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। कैपिटल R is basically what? कैपिटल R is basically the radius. n is the number of loops. n is the number of loops. ठीक है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज जब करंट जा रहा होता है वहां से हमें नॉर्थ पोल की तरह दिखता है, जब साउथ पोल देखना है तो करंट बेटा उस साइड से हमें क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अगर मैं एक्सिस और सेंटर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड का एक रिश्ता लिखना चाहती हूं तो मैग्नेटिक फील्ड जितना एक्सिस पर है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर होल रेज टू द पावर 3/2। यहाँ पे एक्स इज बेसिकली दैट डिस्टेंस जो सेंटर से उस पॉइंट का है जो एक्सिस पर है, कैपिटल आर इज बेसिकली द रेडियस। मजा आ रहा है? आर यू एंजॉयिंग द सेशन? एकदम बेटा फुल ऑन जोश के साथ चैट बॉक्स में दिखना चाहिए कि हाँ यार माम आज तो मजा आ गया, मैग्नेटिज्म को इतने रंगीन तरीके से हमने नहीं पढ़ा है। तो हैशटैग बनाकर एकदम फैला देना इस वीडियो को, बिकॉज इसमें सच में बेटा बहुत मेहनत लगी है। ये सब मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जस्ट फॉर यू। सो बेटा अगर आप मैग्नेटिक फील्ड और एक्स को प्लॉट करते हैं तो यहाँ पर आपके पास दो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आते हैं जहां पे कर्व का शेप चेंज हो जाता है, और ये एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, -(r/2) और ये एक्स की वैल्यू क्या है, +(r/2). यानी कि जब आप
रेडियस के हाफ वैल्यू पे पॉजिटिव या नेगेटिव में जाते हैं तो वहां पे आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होता है, ड्रॉप होता है। फर्दर आगे आ जाइए, एम्पियर सर्किटल लॉ। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में कूलम्स लॉ के बाद गॉस लॉ आया था, सिमिलरली यहाँ पे बायो-सेवर्ट्स लॉ के बाद बेटा क्या आया है, एम्पियर सर्किटल लॉ आया है। जहां पर हमें करंट की सिमेट्री मिलेगी वहां पे हम एम्पियर सर्किटल लॉ को स्टडी करते हैं। बेटा एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, लाइन इंटीग्रल, क्लोज लाइन इंटीग्रल बी डॉट डीएल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू आई इनक्लोज्ड। आई इनक्लोज्ड क्या है बेटा जी, यहाँ पर करंट इनक्लोज्ड है। आई होप यू गेट दिस पॉइंट दैट आई इनक्लोज्ड यहाँ पर क्या है, आई इनक्लोज्ड इज द करंट इनक्लोज्ड। आगे फर्दर चलिए, आगे फर्दर चलिए, यहां पर अगर हम बात करें तो बेटा जी आपके पास बेसिकली अगर आपकी जो डायरेक्शन ऑफ द लूप है उसी डायरेक्शन में आपके पास करंट की डायरेक्शन आ रही है। लेट्स सपोज हमने लूप का डायरेक्शन लिया है एंटी क्लॉकवाइज, करंट भी बेटा सेम ही डायरेक्शन में आ रहा है तो उस करंट को हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। अगर लूप का डायरेक्शन बेटा आपके पास क्लॉकवाइज है और करंट आपके पास ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो उस करंट को हम क्या लेते हैं, उस करंट को हम नेगेटिव लेकर चलते हैं। ठीक है, उस करंट को हम क्या लेकर चलते हैं, उस करंट को हम नेगेटिव लेकर चलते हैं। आई होप द थिंग्स आर गेटिंग क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। अब अगर हम स्टडी करते हैं आगे फर्दर इसको हॉलो सिलेंड्रिकल पाइप्स के कॉन्सेप्ट को, तो बेटा हॉलो सिलेंड्रिकल पाइप्स में देयर आर डिफरेंट केसेस। आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आप आउटसाइड भी निकाल सकते हैं, सरफेस पर भी निकाल सकते हैं, इनसाइड भी निकाल सकते हैं। बेटा अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड निकालने चलूं तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर आती है। अगर आप सरफेस पे निकालेंगे तो स्मॉल आर को बेटा आप कैपिटल आर से रिप्लेस कर देंगे, और जब हॉलो है अंदर से खोखला है तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो रहेगा। कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है, अंदर जीरो मैग्नेटिक फील्ड, सरफेस पर मैक्सिमम, उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। दिस इज फॉर हॉलो सिलेंड्रिकल पाइप। बेटा जब हम एम्पियर्स लॉ से ये वैल्यूज निकाल रहे होते थे तो हम एम्पीरियन लूप ड्रॉ करते थे। उसी एम्पीरियन लूप का जो रेडियस है वो है स्मॉल आर, और यहां पर कैपिटल आर इज बेसिकली द रेडियस, क्रॉस सेक्शनल रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पाइप। नेक्स्ट सॉलिड सिलेंडर अगर आ जाए, अब हॉलो नहीं है, अंदर से खोखला नहीं है बेटा, अंदर से पूरा भरा हुआ है यानी कि सॉलिड है। सो उस केस में आपके पास आउटसाइड और सरफेस वाले फॉर्मूला चेंज नहीं होते, बस इनसाइड में कहानी चेंज होती है। इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आ जाती है, यानी कि जैसे जैसे आप सेंटर से सरफेस की तरफ बढ़ते जाते हैं आपके पास मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाती है, सरफेस पर मैक्सिमम और बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होती है। फिर आती है एन्युलर पाइप। एन्युलर पाइप क्या, अंदर से खाली है बट अंदर वाली लेयर और बाहर वाली लेयर के बीच में कुछ आपके पास मटेरियल है। ठीक है, एन्युलर पाइप। सो एन्युलर पाइप के केस में भी बेटा अगर हम आउटसाइड बात करें फॉर्मूला सेम रहता है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। इनसाइड बात करोगे, अंदर बात करोगे, मैग्नेटिक फील्ड जीरो आएगी। एन्युलर रीजन में, इसके बीच वाले रीजन में कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो यहां पर बेटा हवा टाइट होगी। ध्यान से सुनना मेरी बात, कैसे निकालोगे आप, देखो पहले तो करंट इनक्लोज निकालोगे। करंट इनक्लोज होता है टोटल करंट पाई आर का स्क्वायर माइनस ऑफ R1 का स्क्वायर। अब आर का स्क्वायर क्या है मैम, बेटा जब आप यहां पर लेट्स सपोज कोई पॉइंट कंसिडर करके चल रहे होंगे तो आप यहां पर क्या बनाएंगे, एक एम्पीरियन लूप बनाएंगे। तो बेटा जो इसका रेडियस है दैट विल बी स्मॉल आर। ठीक है, इसका रेडियस विल बी स्मॉल आर। तो बेटा ऊपर क्या आएगा, स्मॉल आर का स्क्वायर माइनस ऑफ जो अंदर वाला रेडियस है उसका स्क्वायर, डिवाइडेड बाय, ये मैंने बहुत डिटेल में आपको जब मैग्नेटिज्म कराया था उसमें ये कवर करवा रखा है, आप जाके देख सकते हैं। डिनोमिनेटर में बेटा आपके पास जो ओवरऑल क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज पाई कैपिटल R2 का स्क्वायर माइनस ऑफ कैपिटल R1 का स्क्वायर। बेटा यहीं से आप मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल सकते हैं एन्युलर रीजन की। सो यहां पर बेटा कुछ इस तरीके का पैटर्न आपको देखने को मिलता है फॉर दिस एन्युलर रीजन पाइप्स। नेक्स्ट बेटा हम एम्पियर्स लॉ का ही अगर आगे फर्दर एप्लीकेशन देखें दैट इज सोलेनॉइड। सोलेनॉइड को हम स्टैंडर्ड वे में अगर लेकर चलें तो बेटा हम इसको कंसिडर करके चलते हैं एक नॉर्मल फाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड। अगर नॉर्मल फाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड है तो बेटा एंड पॉइंट्स ऑफ द सोलेनॉइड से अगर विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस आप एंगल लेते हैं θ1 एंड θ2 और ये दोनों एंगल विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस ले रहे हैं तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आता है किसी भी पी पॉइंट पर, हाफ म्यू नॉट n इंटू आई। अब n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सोलेनॉइड में एक इंसुलेटर के ऊपर जो वायर बाउंड की हुई है जिसमें करंट जा रहा है उसको सोलेनॉइड बोलते हैं। बेटा कितनी नंबर ऑफ टर्न्स है पर यूनिट लेंथ, उसको हम स्मॉल n से डिनोट
करते हैं, अंदर आता है cos of theta 1 प्लस cos of theta 2। यहीं पर अगर आप कंसिडर करते हैं कि ये लॉन्ग सोलिनॉइड है, लेंथ बहुत बड़ा है एज कंपैरेटिव टू द रेडियस, तो बेटा आपके पास आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाती है, इनसाइड किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट n इंटू आई रह जाती है। स्मॉल n है, दिस इज बेसिकली नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अगर एंड पॉइंट्स पे चेक करोगे तो जितनी सेंटर पर है उसका आधा वैल्यू रह जाती है बेटा फॉर द केस ऑफ लॉन्ग सोलिनॉइड। आगे चलिए टोरॉइड की बात कर लेते हैं। ये बेसिकली आपके नीट एग्जाम में नहीं है, बट ये वीडियो मैं ओवरऑल बना रही हूं फॉर जेई स्टूडेंट्स, फॉर सीयूटी स्टूडेंट्स, फॉर बोर्ड स्टूडेंट्स, तो बेटा टोरॉइड को भी कंसिडर करके चलते हैं। इट इज बेसिकली एन एंडलेस सोलिनॉइड जिसमें आपका जो मीन रेडियस होता है वो इनर रेडियस प्लस आउटर रेडियस डिवाइडेड बाय 2 के बराबर होता है। बेटा मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड इस केस में 0 रहती है, इनसाइड इस केस में 0 रहती है, बट इस रीजन में अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो म्यू नॉट n इंटू आई रहती है। यहां पे जो स्मॉल n है दैट इज बेसिकली द नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ। बेटा लेंथ यहां पे क्या आएगी, लेंथ विल बी द सर्कमफ्रेंस, ठीक है, बिकॉज ये सर्कल है तो लेंथ यहां पे क्या आएगी, सर्कल आएगी। नेक्स्ट आगे चलिए, जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगता है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। बेटा फर्दर ट्राइजेक्टरी में हमने देखा जब थीटा की वैल्यू 0 हो 180 डिग्री हो तो स्ट्रेट लाइन मोशन रहता है, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो तो सर्कुलर मोशन रहता है, जब थीटा की वैल्यू 0 90 एज वेल एज 180 के अलावा कुछ भी हो 45 60 75 कुछ भी हो तो हेलिकल मोशन रहता है, यानी कि चार्ज पार्टिकल आगे भी जाता है और साथ ही साथ बेटा गोल गोल भी घूमता है। तो अगर आप सर्कुलर मोशन को लेकर चले तो बेटा कुछ मल्टीपल केसेस आते हैं सर्कुलर मोशन के, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, रेडियस की। रेडियस कितना होता था, mv डिवाइडेड बाय qb। बेटा mv को फर्दर आप मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम से सब्स्टिट्यूट करते हैं और लीनियर मोमेंटम को फर्दर अंडर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी से भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये रिस्पेक्टिवली टर्मिनोलॉजीज लिखी है, किसका मतलब क्या है आप इसको रीड कर सकते हैं, अपने नोट्स में कंप्लीट कर लीजिएगा। फर्दर बेटा काइनेटिक एनर्जी Q इंटू पोटेंशियल के बराबर रहती है। अगर आपके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है तो आप सिंपली फाइनल काइनेटिक एनर्जी को ये सब्स्टिट्यूट कीजिए, बट अगर फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालना है और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी नॉट इक्वल टू 0 है तो बेटा फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस ऑफ Q इंटू V। टाइम पीरियड निकालना होता था तो 2 पाई m डिवाइडेड बाय QB फॉर्मूला आता था, याद करो भाई याद करो विद्यार्थियों, सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे का कंसंट्रेशन, कंप्लीट मैग्नेटिज्म चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सो कंसंट्रेशन से सुनिएगा, 2 पाई m डिवाइडेड बाय QB में आपके पास Q बाय m क्या है, स्पेसिफिक चार्ज है। बेटा जो टाइम पीरियड है ना तो वो रेडियस पे डिपेंड करता है ना ही वो आपके पास स्पीड पर डिपेंड करता है, टाइम कांस्टेंट रहता है, ठीक है, टाइम इज कांस्टेंट। बेटा Q बाय m इज अ स्पेसिफिक चार्ज और टाइम पीरियड इज 1 अपॉन स्पेसिफिक चार्ज। उसके बाद मल्टीपल केसेस देखे थे, अगर आपको रेडियस का ही रेशियो कैलकुलेट करना है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल के विद रिस्पेक्ट टू, और आपको दिया हुआ है कि v इज कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट है, तो बेटा r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m डिवाइडेड बाय q, रेशियो आती है 1:2:2, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन आप प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल के चार्ज को सब्स्टिट्यूट कर दें एज वेल एज मास को सब्स्टिट्यूट कर दें। फर्दर बेटा अगर सेम मोमेंटम है तो आपके पास इनकी रेशियो आती है 2:2:1। अगर आपके पास काइनेटिक एनर्जी सेम है तो आपके पास रेशियो आती है रेडियस ऑफ द प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन टू अल्फा पार्टिकल की 1:2:1। एंड अगर आपके पास सेम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है तो आपके पास बेटा रेशियो आती है 1:2:2। सो आई एम होपिंग कि ये वाले सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्रिस्टल क्लियर हो गए हैं। बेटा यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ बी इंपॉर्टेंट है, उसको याद कर लीजिएगा। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन के SI यूनिट्स टेस्ला रहते हैं, kg एम्पियर इनवर्स सेकंड इनवर्स का स्क्वायर, जिसको हम ml² t-2 a-1 भी डिनोट कर सकते हैं। आगे चलिए, अगर हम हेलिकल पाथ की बात करते हैं, क्योंकि हमें पता है बेटा जब आपके पास थीटा की वैल्यू ना तो 0 होगी, ना तो 180 डिग्री होगी, ना ही 90 डिग्री होगी, उस केस में बेटा हेलिकल पाथ बनेगा। तो आपके पास जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के विद रिस्पेक्ट टू कुछ थीटा एंगल पर है, तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स, पैरेलल वाला और परपेंडिकुलर वाला। तो बेटा सिंपल इसमें एक चीज याद रखना, जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गोल घुमाइंग एंड पैरेलल वाला कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेट लेकर जाइंग। सो बेसिकली यहां पर रेडियस के फॉर्मूला में बेटा जो कंपोनेंट कंट्रीब्यूट करता है, रेडियस तो बेटा सर्कल का ही है ना, सर्कुलर पाथ के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है फैक्टर,
कौन सा वेक्टर रिस्पॉन्सिबल है, परपेंडिकुलर वाला, सो यहाँ पे बेटा v sin थीटा आ जाएगा। टाइम पीरियड सेम ही रहेगा, पिच बेसिकली पैरेलल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है इनटू टाइम पीरियड आता है, तो ये आपके पास पिच का फॉर्मूला आ जाता है। अब मेरी बात एक ध्यान से सुनना, ये जरूरी नहीं है कि थीटा हमेशा वेलोसिटी वेक्टर का एंगल विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल दिया हो, कभी अगर वर्टिकल के साथ दिया हो तो केस अलग हो जाता है, उस केस में यहाँ पे cos थीटा आ जाएगा बेटा, यहाँ पे sin थीटा आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे साइक्लोट्रॉन आता है। साइक्लोट्रॉन में बेसिकली बेटा दो डीज हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का। यहां पे बेसिकली कॉन्सेप्ट है, आप किसी चार्ज पार्टिकल को अगर हाई स्पीड तक एक्सेलरेट करना चाहते हो ताकि वो किसी टारगेट के साथ हिट करके उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में समझ सके, तो दैट इज बेसिकली साइक्लोट्रॉन का सेटअप। बेटा यहां पे आपको याद रखना है साइक्लोट्रॉन की जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज इनवर्स ऑफ द टाइम पीरियड, तो आपके पास QB डिवाइडेड बाय 2πm निकल के आती है, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इस केस में आती है Q² B², आपके पास साथ में आता है R², ये R किसका, रेडियस किसका है बेटा, ये डीज का रेडियस है, डिवाइडेड बाय 2m। फर्दर आगे चलते हैं, अगर हम फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर की वैल्यू फाइंड करें, अब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को हमने रख दिया मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा F = I L × B। मैक्सिमम कब होगा ये फोर्स, जब साइन मैक्सिमम होगा, यानी कि साइन ऑफ 90 डिग्री पर ये मैक्सिमम होगा। L लेंथ यहां पर बेटा इफेक्टिव लेंथ रहता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो इफेक्टिव लेंथ होता है उसी की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। बेटा जी मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड समझते हैं, उससे पहले समझिए कि अगर हमने एक वायर की जगह दो वायर जिसमें पैरेलल करंट जा रहा है उसको पास पास रख दिया तो उनमें कुछ फोर्स लगने लगेगा। बेटा पैरेलल करंट्स में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, एंटी पैरेलल करंट्स में रिपल्सिव फोर्स लगता है। फॉर्मूला क्या आता है, μ0I1I2 डिवाइडेड बाय 2πr, वेयर r इज अ डिस्टेंस बिटवीन दीज। अगर d डिस्टेंस दिया हुआ तो d यहां पर आ जाएगा इन प्लेस ऑफ r। दिस इज बेसिकली व्हाट बेटा जी, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अगर सिंपल आपको फोर्स निकालना है तो बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, इसको लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट आ जाइए, अगर हम कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मोशन देखते हैं इन इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, तो बेटा आपको क्या करना होता है बेटा इस केस में, बोलो। अगर आपके पास E B सब क्या लग रहे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर लग रहे हैं, तो बेटा वेलोसिटी सिलेक्टर से V की वैल्यू क्या आती है, E डिवाइडेड बाय B, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, नेट फोर्स 0 आता है। चार्ज इस केस में स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट मोशन करता है। लॉरेंस फोर्स बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ टू फोर्सेस रहता है, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। F = QE + QV × B, तो इस कंबाइंड फोर्स को बेटा हम लॉरेंस फोर्स के नाम से जानते हैं। फिर याद कीजिए, अगर किसी करंट कैरिंग लूप को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो उसके ऊपर टॉर्क लगने लगता था। बेटा इसके ऊपर नेट फोर्स 0 लगता है अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, बट नेट टॉर्क नहीं लगता है क्योंकि लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द फोर्सेस सेम नहीं होता है। सो टॉर्क लगता है B × A × N × I × sin ऑफ थीटा। फर्दर इस टॉर्क को हम कैसे लिख सकते थे, बोलो शाबाश फटाफट से, M × I sin थीटा, वेयर M इज व्हाट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अगले चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर में उसके कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करवाऊंगी, ठीक है बेटा। यही टॉर्क मैक्सिमम कब होता है, जब 90 डिग्री पे वैल्यू दे। अगर आपके पास थीटा की वैल्यू क्या हो, मैग्नेटिक मूवमेंट एज वेल एज आपके पास B के बीच में है ना, आपके पास मैग्नेटिक मूवमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन के बीच में एंगल 90 डिग्री हो, तो आपके पास टॉर्क मैक्सिमम लगता है। मिनिमम लगता है बेटा जब 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो। 0 डिग्री के केस में स्टेबल, इसके केस में अनस्टेबल। बेटा जी याद रखिएगा, टॉर्क मैक्सिमम दैट इज बानी के ऊपर, B × A × N × I, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, एरिया, नंबर ऑफ टर्न्स, करंट, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। आगे चलो, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पे आ जाइए। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बेसिकली क्या है बेटा, इसी एप्लीकेशन पे काम करता है कि किसी करंट कैरिंग कॉइल को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर टॉर्क लगने लगता है। यहां पे कॉन्सेप्ट आता था काउंटर टॉर्क का भी, यानी कि यहां पर जो स्प्रिंग लगाया हुआ था तो वो काउंटर टॉर्क भी देता था। टॉर्क और काउंटर टॉर्क एक दूसरे को बैलेंस करते थे, और बेटा जो आपका पॉइंटर है वो रिस्पेक्टिवली आपको वैल्यू देता था। जब भी मूविंग कॉइल करंट में से आपके पास करंट जा रहा है तो आपके पास पॉइंटर जो है डिफ्लेक्शन देगा, करंट को बताएगा कि इस ब्रांच में करंट है या नहीं है। बेटा करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालते थे। यहाँ पे करंट सेंसिटिविटी phi डिवाइडेड बाय I होती थी, जिसमें phi डिवाइडेड बाय I की वैल्यू होती थी बैन की, B × A × N डिवाइडेड बाय K, जहां पे K होता था टॉर्जनल कांस्टेंट, phi होता था डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर। वोल्टेज सेंसिटिविटी में बेटा क्या चेंज आता था, नीचे आपके पास रेजिस्टेंस भी आ जाता था। याद रखिए, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो आपके पास वोल्टेज सेंसिटिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू बढ़ जाएगी। बेटा फिर लास्ट टॉपिक आता था हमारे पास
सेकेंड लास्ट टॉपिक है कि अगर आप गैल्वेनोमीटर को एमीटर या वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, बेटा अगर एमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको पैरेलल में एक छोटा शंट रेजिस्टर लगाना पड़ता था जिसकी वैल्यू होती थी IG, करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, इनटू कैपिटल G, दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, डिवाइडेड बाय I माइनस IG। बेटा यहां पे एक n वैल्यू हम इंट्रोड्यूस करते हैं विच इज बेसिकली I डिवाइडेड बाय IG, टोटल करंट डिवाइडेड बाय जितना करंट गैल्वेनोमीटर ब्रांच में से जा रहा है। फिर गैल्वेनोमीटर एज अ वोल्टमीटर की अगर हम बात करें तो बेटा सीरीज में आपको पता है कि एक लार्ज रेजिस्टर कनेक्ट करते थे, रेजिस्टर की वैल्यू क्या होती थी, बोलो शाबाश से, V डिवाइडेड बाय IG माइनस ऑफ कैपिटल G। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द फॉर्मूलाज जो आपको याद रखने हैं। एंड जब हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की बात करते हैं तो बेटा जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास घूम रहा है उसके आसपास घूमते घूमते उसी इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट भी तो आ रहा है जो कि उससे ऑपोजिट घूम रहा है। तो बेटा यहाँ पे I इफेक्टिव की वैल्यू EV डिवाइडेड बाय 2πr निकालते थे। L यानी कि एंगुलर मोमेंटम आपके पास कितना आता था, mvr के बराबर आता था। आपके पास म्यू मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की अगर मैं बात करूं तो बेटा आपके पास यहां पर इस स्पेसिफिक टॉपिक में अगर हम एटॉमिक लेवल पे चले जाएं तो वो म्यू से रिप्रेजेंट होता है EL डिवाइडेड बाय 2me। अगर विद वेक्टर साइन लिखोगे तो आपको पता चलेगा मैग्नेटिक मूवमेंट और एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन रहती है वो ऑपोजिट रहती है, यही नेगेटिव साइन सिंबलाइज करता था। बोहर क्वांटाइजेशन की कंडीशन पुट करते थे तो यहां से बेटा हमारे पास बोहर मैग्नेटॉन की वैल्यू निकल के आती थी 9.27 into 10 raised to the power -24 एम्पियर मीटर का स्क्वायर। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म कंप्लीट चैप्टर्स इन 30 मिनट्स। कोशिश यही थी 24 मिनट्स में कवर कर ले, बट आपको पता है मैम ने नॉन स्टॉप बोला है बेटा, तब जाके हम 30 मिनट्स में ये पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर पाए हैं। ये कलरफुल नोट्स आपको मिल सकते हैं, जस्ट ड्रॉप अ मेल ऑन माय ऑफिशियल ईमेल आईडी दैट इज arshpreet.singh@247.com। अदर देन दैट डोंट फॉरगेट टू जॉइन द नीट रैंक बूस्टर टेस्ट सीरीज। तो आपने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया होगा, बट ये नीट रैंक बूस्टर क्या है, इट कैन एक्चुअली बूस्ट योर परफॉर्मेंस, बूस्ट योर रैंक, है ना, क्योंकि इसमें आपको मिल रही है 12 बुकलेट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की 4-4 बुकलेट्स मिल रही हैं जिसमें बेटा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, दैट इज स्टेटमेंट बेस्ड, असर्शन, रीजन, मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस एनसीईआरटी में से बन सकते हैं और ओवरऑल बन सकते हैं वो सब इस रैंक बूस्टर में दिए गए हैं। तो ये पूरी की पूरी सेट ऑफ बुक्स 12 बुक्स अपने घर पर जरूर से मंगवाइए बेटा, बहुत ही रीजनेबल प्राइस है, 1800 था, बट यूजिंग द कोड प्रीत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे। एज वेल अगर आप ऐप पे यूजी पीजी कैटेगरी के अंडर जाके नी ड्रॉपर में बुक्स में कॉलम में चेक करेंगे तो भी आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। यूजिंग द कोड प्रीत PREET आपको मिलेगा 40% का ऑफ। अभी मंथ एंड सेल चल रही है तो अभी हम इसको मिनिमम प्राइस पे दे रहे हैं बेटा। NBTS 2.0 आ चुका है, जो बच्चे 1.0 नहीं ले पाए थे, उस सीरीज को ज्वाइन नहीं कर पाए थे टेस्ट सीरीज को, वो इसको ज्वाइन करें। 6 अक्टूबर को इसका पहला टेस्ट है। उससे पहले इफ यू वांट कि आपके घर पर पहुंच जाए तो आज ही इसको ऑर्डर कर देना, एंड इसका प्राइस भी 1998 है बेटा। अब महा प्रैक्टिस कॉम्बो भी हमने रिलीज कर दिया है जिसमें हम 20,000 प्लस क्वेश्चंस, 20 बुक्स का सेट और 20 पेपर्स आपके घर पर पहुंचा रहे हैं। ये तीनों कॉम्बिनेशन अगर आप एनसीईआरटी कनेक्ट, एनसीईआरटी 2.0 और नीट रैंक बूस्टर ये सब कंबाइन लेना चाहते हैं तो इंडिविजुअल पे मत कीजिए बेटा। सिर्फ और सिर्फ, वैसे एक्चुअल कॉस्ट इसकी 5,000 पड़ रही है, बट अगर आप कोड यूज करेंगे प्रीत तो ये आपको 3,000 में ये पूरा सेट मिल जाएगा। तो कोई ऐसा बच्चा है जिसने पहले एनबीटीएस नहीं लिया हुआ है तो वो उसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि वो ये वाला महा प्रैक्टिस कॉम्बो ले। अदरवाइज आप एटलीस्ट ये वाली बुक्स जरूर से ऑर्डर कर रहे हैं, बिकॉज इससे बेटर बुक्स आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगी जिसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस होंगे सब्जेक्ट वाइज। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट डाउन कीजिएगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर लवली कमेंट्स। विश यू गुड लक, स्टे ट्यून्ड ऑन डॉक्टर ज़ारा 24/7।